नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बीए फाइनल राजनीति विज्ञान में पढ़ाए जाने वाले प्रथम पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में। उसमें हम चर्चा करने वाले हैं कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हम कार्ल मार्क्स के अन्य सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उसमें जो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो उसको एक विशेष महत्व दिया गया है। और वर्ग संघर्ष की जो धारणा है यह कार्ल मार्क्स ने ऑगस्टिन थोर से ग्रहण की थी, लेकिन इसकी जो पूर्ण विवेचना वो स्वयं मार्क्स ने की है। इस संदर्भ में वेपर कहते हैं कि जो मार्क्स के चिंतन में वर्ग संघर्ष की धारणा का अपना एक विशिष्ट महत्व है और उसका ये जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम मानता है। वो कहता है कि अगर बदलाव आना है समाज में तो उसका एक महत्वपूर्ण माध्यम क्या है, वो है वर्ग संघर्ष। और साथ ही साथ यह भी कहता है कि अब तक यानी आदिकाल से अगर हम अब तक की चर्चा करें तो समस्त जो परिवर्तन हैं वो किसका परिणाम है, वो वर्ग संघर्ष का ही प्रतिफल हैं या उनके परिणाम हैं। तो इस तरह से वर्ग संघर्ष जो है वो सामाजिक परिवर्तन का एक मूल आधार है, एक माध्यम है, एक कारण है, जिसके कारण हम एक नए सामाजिक स्वरूप की स्थिति को देख पाते हैं। और साथ ही साथ साम्यवादी जो घोषणा पत्र है उसमें भी इस बात को स्पष्ट किया गया है कि अब तक का जो सामाजिक जीवन का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वह उसकी जो विचारधारा है वह चिंतन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और उस महत्वपूर्ण चिंतन के आधार पर जो निष्कर्ष हमारे सामने कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किए वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रेरक भी दिखाई देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि वास्तव में जो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की जिसकी हम बात करते हैं वो उसका अर्थ क्या है, यानी उससे हम क्या समझते हैं। वर्ग संघर्ष मूलतः दो शब्दों के मेल से बना है, यानी ये जो सिद्धांत है दो शब्दों के जोड़ से बना है, जिसमें पहला शब्द होता है वर्ग और दूसरा है संघर्ष। यहाँ कार्ल मार्क्स जिस तरह की बात करते हैं वर्ग को लेकर, वो कहते हैं कि वर्ग क्या है। वर्ग से जो तात्पर्य है व्यक्तियों के उस समूह को हम वर्ग कह सकते हैं जो कि उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हों और जिनके साधारण हित भी एक जैसे हों। और इसलिए इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल देने के कारण मार्क्स इसका लक्षण आर्थिक तत्वों पर बल देते हुए कहता है कि जिस समूह के आर्थिक हित एक समान होते हैं उसको वर्ग कह सकते हैं, जैसे कि मिल मालिक है, जमींदार है, व्यापारी है, किसान है या मजदूर है इत्यादि जो हैं उनको हम वर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा शब्द है संघर्ष। संघर्ष क्या है? संघर्ष का अर्थ सामान्य शब्दों में जब हम संघर्ष की बात करते हैं तो हम सब क्या समझते हैं, उसका अर्थ होता है लड़ाई। लेकिन यहाँ कार्ल मार्क्स का जो ये सिद्धांत है उसमें संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं है, बल्कि इसका एक व्यापक जो अर्थ उन्होंने हमारे सामने रखा है उसमें क्या बताया है कि इसका जो अर्थ है असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार संघर्ष का जो अर्थ है या अभिप्राय है यह बिल्कुल नहीं है कि समाज में निरंतर युद्ध की सी स्थिति रहे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होता है जिसकी जरूरतें या आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो वह सर्वदा असंतुष्ट रहता है और इस असंतोष को वह समय समय पर कई रूपों में असहयोग, हड़ताल आदि के द्वारा व्यक्त करता है। और जब ये असंतोष असहनीय हो जाता है तो द्वंद्ववाद के आधार पर यह जो विवाद है, ये जो संघर्ष है वो क्रांति का रूप ले लेती है, जिसमें शोषित वर्ग का पतन अवश्यंभावी होता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि वर्ग संघर्ष के जिस सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं उसका स्वरूप कैसा है, यानी हम उसको किस रूप में समाज में देख सकते हैं या किस रूप में कार्ल मार्क्स ने सामाजिक जीवन में उस तरह के वर्ग संघर्ष की कल्पना की थी। तो जैसा अभी हम अर्थ में बातचीत कर चुके हैं उसके आधार पर हम जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो समाज के जो दो वर्ग होते हैं या यूँ कहें कि समाज में जिस तरह के दो वर्ग काम करते हैं जो कि संघर्ष से जन्म लेते हैं, वो कौन से दो वर्ग हैं।
एक तो पूंजीपति वर्ग होता है, दूसरा श्रमिक वर्ग होता है। वो कहते हैं कि समाज के ये दो वर्ग हैं, इन दोनों में एक दूसरे की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी इनमें परस्पर विरोध बना रहता है। और जो विरोध का कारण क्या है कि एक वर्ग जो है, यानी कि जो वह वर्ग जो कि पूंजीपति है, जिसको हम जमींदार भी कहते हैं या जिसके पास पैसा है, वो समस्त जितने भी साधन हैं उत्पादन के, भूमि है या पूंजी है, उस पर अपना अधिकार रखता है। इसको हम जमींदार के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है वो इन पर आश्रित रहने वाला और परिश्रम करने वाला श्रमिक वर्ग होता है, और जिसका कि जो जमींदार है शोषण करता है। किस रूप में करता है? वह मजदूर से ज़्यादा मजदूरी लेना चाहता है और उससे ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है और उसके श्रम पर आधारित रहता है। तो इस तरह से पूंजीपति जो है वो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। वो मजदूर को कम से कम मजदूरी देना चाहता है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। और दूसरी ओर जो मजदूर है उसकी क्या मजबूरी है? मजदूर है वो अधिक से अधिक मजदूरी लेना तो चाहता है, लेकिन चूंकि उसका शोषण हो रहा है तो वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता। अतः दोनों के जो हितों के विरोध में क्या स्थिति जन्म लेती है? दोनों में एक विवाद, एक संघर्ष जन्म लेता है। और वास्तव में अगर हम कहें तो यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है, और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा चलता आ रहा है। मार्क्स मानते हैं कि जो वर्ग संघर्ष की उनकी ये धारणा है, वह उसमें यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि पूंजीवाद की अवश्यम भावना को व्यक्त करके ये कहना चाहते हैं कि जो पूंजीवादी अवस्था है इसमें खुद में यानी स्वयं में ही उसके विनाश के बीज होते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि जब समाज में दो तरह के जो वर्ग हैं इनमें संघर्ष की स्थिति जन्म लेती है, तो जो पूंजीपति है सदैव लाभ प्राप्ति के लिए लालायित रहता है और अधिक उत्पादन में विश्वास करता है, और जिसका जो परिणाम होता है वो क्या दिखाई देता है कि समाज में थोड़े से लोगों या व्यक्तियों के हाथों में धन एकत्रित होता है, और इसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की संख्या में तो निरंतर कमी होती है और श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाती है। पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थानों पर अनेक उद्योगों की स्थापना में विश्वास रखते हैं। अब उद्योगों का ये जो स्थानीयकरण होता है, इसके कारण श्रमिकों में वर्गीय चेतना का निरंतर विकास होता रहता है। वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और उनमें एकता जन्म लेती है, और इसके आधार पर वे पूंजीपतियों का मुकाबला करने में सफल हो जाते हैं। साथ ही साथ वो ये दूसरी ओर ये भी तर्क देते हैं कि ये जो संघर्ष है जिसके द्वारा समाज में दो वर्ग का जन्म होता है, पूंजीपति या बुर्जुआ और दूसरा श्रमजीवी या श्रमिक अथवा सर्वहारा। इसमें प्रथम जो वर्ग है वह उस संपत्ति का मालिक है जिसका प्रयोग श्रमजीवी के श्रम से अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए वह करता है। साथ ही साथ जो बुर्जुआ वर्ग है वह बिना कुछ परिश्रम श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। श्रमजीवी वर्ग समाज का वह वर्ग होता है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूरी तरह से श्रम के विक्रय पर निर्भर होता है। तो ये जो कल्पना है, यह जो सोच है, ये कार्ल मार्क्स अपने इस चिंतन के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, और ये मानते हैं कि जो वर्ग संघर्ष की भावना है वो अंत में किसका मार्ग प्रशस्त करती है? पूंजीवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त करती है। इस संदर्भ में कोकर कहते हैं कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उससे मजदूरों की संख्या बढ़ती है या ये व्यवस्था मजदूरों की संख्या को बढ़ाती है, उन्हें वह संगठित समुदायों में एकत्रित करती है और उनमें वर्ग चेतना का जन्म होता है, यानी उनमें वर्ग चेतना का प्रादुर्भाव होता है। और जब उनमें परस्पर संपर्क और सहयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या उनमें परस्पर संपर्क और सहयोग स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी पैमाने पर ये जो संघर्ष है वो साधन प्रदान करता है, स्थितियों को जन्म देता है, उनकी क्रय शक्ति को कम करती है और अधिकाधिक शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध यानी ऐसी स्थिति जन्म ले लेती है कि जहाँ सारे विश्व भर के जो जितने भी श्रमजीवी हैं या मजदूर हैं वो एकत्रित होते हैं, और उनको जिस तरह से शोषण की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है वो स्थितियां उनको प्रेरित करती हैं कि वो संगठित होकर प्रतिरोध करें। किस चीज़ का प्रतिरोध करेंगे? वह वर्ग संघर्ष की स्थिति का जिसमें पूंजीपति उनका शोषण करते हैं। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स की जो वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है, जो ये जो विचारधारा है, उसका जो स्वरूप है, उसमें हम ये देखते हैं कि जो पूंजीवाद है, जिस तरह से पूंजीवाद बढ़ता जाता है, विश्वव्यापी होता है, अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण करता है, वैसे वैसे बार बार आर्थिक संकट भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन
जो दूसरी ओर जो स्थिति जन्म लेती है कि जो सभी देशों के जो श्रमिक हैं, उन वो सभी इस शोषण और अत्याचार से पीड़ित होते हैं, तो वो सभी अंत में आकर संगठित होते हैं, एकत्रित होते हैं, सुसंगठित होकर के एक ऐसा स्वरूप धारण करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देता है। और इस सुसंगठित जो स्वरूप है उन श्रमिकों के आंदोलन का, उसके सामने पूंजीपति वर्ग नहीं टिक पाता और इस कारण पूंजीवाद खुद अपने अवश्यंभावी विनाश का कारण बन जाता है और अंत में जो सत्ता जो है वो खत्म होती है उनकी और उनकी जो सत्ता छीन लेने के बाद समाज में एक ऐसी स्थिति का जन्म होता है जो श्रमिक वर्ग खुद उत्पन्न करता है और उसको हम कहते हैं सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। तो इस तरह से हमने वर्ग संघर्ष सिद्धांत के स्वरूप की चर्चा की। अगले अध्याय में हम एक नए विचार के साथ आपके साथ पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।